गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। कुछ अंतराल के बाद मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं राजनीति विज्ञान के एक नए विषय मूल कर्तव्य को लेकर। तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में मूल अधिकार के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। मूल अधिकारों का किस तरह से हमारे संविधान में वर्णन है और वे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, उनकी विस्तृत चर्चा की थी। आज मैं संविधान के अंतर्गत ही जो प्रावधान है मूल कर्तव्य, उनकी चर्चा करूंगा। तो स्टूडेंट्स, संविधान में मूल कर्तव्यों के साथ साथ मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों की चर्चा है और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य को जोड़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक था। जैसे हम लोग अगर मूल अधिकारों के साथ साथ हम अगर कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो हमारे देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमारे देश में क्या, किसी भी देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। देश की एकता, अखंडता, सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। और अगर हम अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी पालन करेंगे तो सामाजिक समरसता, देश की अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। तो वो कैसे रहेगी, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम लोग लेते हैं कि हमारे संविधान में बोलने का अधिकार है, हमारे संविधान में धार्मिक किसी भी धर्म को अपनाने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। साथ अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ अगर हम कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो समाज की जो समरसता है वह बिगड़ सकती है। हम सिर्फ धर्म, किसी भी अपने धर्म को मानते हैं और अगर दूसरे धर्म के प्रति हमारा जो विचार है वह अगर नकारात्मक रहेगा, उसके विरोध में हम प्रचार करेंगे तो वह हमारे बीच एक गलत संदेश जाएगा। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने धर्म को पूरी स्वतंत्रता के साथ माने, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति भी हम सकारात्मक रुख रखें और उसका भी हम सम्मान करें। ये मेरा कर्तव्य हो जाता है। धर्म को मानना मेरा अधिकार है, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति हमारा विचार सही हो, सकारात्मक हो, वो मेरा नैतिक कर्तव्य है और ये मूल कर्तव्य भी है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं कर्तव्य के प्रति थोड़ा सा विशेष बात करूंगा। कर्तव्य जो है वह हमारे अंदर से आता है, वह हमारा नैतिक होता है और वह हमारे लिए अंतः प्रेरणा की बात होती है और वो किसी बाहरी दबाव या इच्छा या अनिच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। वह हमारे अंतःकरण से वह प्रस्फुटित होता है और जिसका पालन करने से हम अपने समाज को, अपने देश को, अपने व्यक्तिगत ये को हम बहुत अच्छी तरह से निखार सकते हैं। तो अब हम लोग सीधे आते हैं संविधान में जो प्रदत्त है मूल कर्तव्य, उनके बारे में। ये जो टॉपिक है देखने में काफी छोटा लगता है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में कि बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अब देखने में तो ऐसे लग रहा होगा बहुत छोटा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य कितने हैं, कितने मूल कर्तव्य, हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्यों की चर्चा है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्यों की चर्चा थी। और तीसरा प्रश्न हो सकता है कि किस संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, या जब जोड़ा गया उस समय हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का चर्चा किया गया। तीसरा प्रश्न हो सकता है
अगला प्रश्न हो सकता है कि किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों की चर्चा है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों की चर्चा है, और किस संविधान या किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, और किस संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, और शुरुआत में कितने मूल कर्तव्य थे, बाद में कितने मूल कर्तव्य थे हुए, और अभी कितने हैं, और इसके साथ साथ कौन से, इससे संबंधित और भी प्रश्न हो सकते हैं कि आपका किस मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा प्रावधान है। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, पर्यावरण की चर्चा, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का बचाना किस मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है, कितने नंबर के। तो हमें एक एक करके सारे मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी और उन एक एक करके उन पर विश्लेषण करना होगा, तभी हम ये बता पाएंगे कि यह जो प्रावधान है वो किस मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सीधे मूल कर्तव्य के बारे में। तो ये जो मूल कर्तव्य है वो हमारे संविधान में ये इसलिए प्रावधान किया गया कि हमारा संविधान ये हमारे देश के नागरिकों से ये अपेक्षा करता है कि हम देश के लिए कुछ ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करें जिससे हमारे देश की एकता बनी रहे, देश की अखंडता बनी रहे, देश की संप्रभुता बनी रहे, और वो हमारे देश के हित में हो। तो हमारे लिए हमारे देश के नागरिकों से कुछ ऐसे मूल कर्तव्यों की अपेक्षा की जाती है। तो सीधे जो इसके बाद मैं आता हूं कि जो प्रश्न हैं, अभी मैंने कुछ प्रश्न पूछे, उनसे संबंधित मूल तथ्यों की चर्चा की जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं कि संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य की चर्चा है। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्यों की चर्चा थी। तो शुरू में जो संविधान बना उसमें मैं स्पष्ट बता दूं कि शुरुआत में संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं थी। यानी मूल संविधान में मौलिक या मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं। यानी शुरुआत में जब संविधान बना था तो मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं थी। बाद में इसकी आवश्यकता महसूस हुई और बाद में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब आते हैं कि मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला बात आ सकती है कि ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें कितने मूल कर्तव्यों की चर्चा हुई, कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो इसके बाद अगला पॉइंट में आते हैं कि ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 10 मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई। अब एक और पॉइंट आता है कि ये जो मूल कर्तव्य है वो किस समिति के सिफारिश पर इसकी चर्चा की गई। तो इसमें जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति
सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो 42वां संविधान संशोधन था, पूरा 42वां संविधान संशोधन वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही जोड़ा गया था। और इस समय इसमें कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 10 मूल कर्तव्यों का। अभी जो वर्तमान में हम लोग 11 मूल कर्तव्यों को पढ़ते हैं, वह 86वें, वह जो है 86 संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन जब हुआ तो उस समय ये 11वां मूल संविधान जोड़ा गया। तो इस तरह से अभी वर्तमान में 11 मूल संविधान है। एक और बात आती है कि यह हमारे संविधान में ये जो मूल कर्तव्य है वह संविधान के किस अनुच्छेद में या किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो मूल कर्तव्य है, ये संविधान के भाग 4 संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्यों की चर्चा है। और अनुच्छेद, जब अनुच्छेद की बात आती है तो यह अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत यह मूल कर्तव्यों की चर्चा है। अब इसमें जो है ये, अब इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं कि मूल 11, अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ये जो 11 मूल कर्तव्य हैं उसमें किस किस प्रकार के प्रावधान हैं, हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि जितने भी मूल कर्तव्य हैं, सारे मूल कर्तव्यों को हमें याद करना आवश्यक है। तभी हम उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर हम सही सही दे पाएंगे। तो एक एक करके हम सारे मूल कर्तव्यों की चर्चा करते हैं। हम अगले चरण में देखेंगे कि हमारे संविधान में कौन कौन से मूल कर्तव्य प्रदत्त हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है, उनका अध्ययन करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर में आते हैं। मूल कर्तव्य कितने प्रकार के हैं, उनमें से पहला जो मूल कर्तव्य है वह कौन सा है? तो पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन। संविधान का पालन, आदर्शों यानी संविधान के आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं को मानना, इनका आदर करना, उनका पालन करना। तो ये पहला मूल कर्तव्य है। हम प्रश्न पूछा जा सकता है कि संवैधानिक संस्थाओं का पालन करना, उनको मानना, उनके अनुसार चलना, उनका आदर करना, उनके आदर्शों का पालन करना किस मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें तोड़ तोड़ के ही पूछा जा सकता है, एक साथ भी पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न ये हो सकता है कि पहले मूल कर्तव्य में किन बातों का प्रावधान है। दूसरे तरह से पूछा जा सकता है संविधान का पालन करना, संविधान में लिखित आदर्शों का पालन करना, या संवैधानिक संस्थाओं को पालन करना, उनको मानना किस मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। पहला मूल कर्तव्य हुआ। मूल कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में अपनाए गए आदर्शों
पालन, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो प्रेरित करने वाले आदर्श प्रस्तुत किए गए, उन आदर्शों को हमें अपने जीवन में उसे अपनाना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन किए गए, उनमें जो आदर्श हैं उनको अपनाने की चर्चा किस मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये दूसरे नंबर के मूल कर्तव्य में इस तरह की बातें आती हैं। तीसरा जो मूल कर्तव्य है वो है कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना, ये तीसरा महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य है कि एकता, माने देश में एकता बनी रहे, उसके लिए हमें प्रयास करना है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस तरह के आचरण अपनाएं, इस तरह का कर्तव्य का निर्वहन करें कि देश की एकता टूटे नहीं, देश की अखंडता बरकरार रहे, और संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ को भी मैं क्लियर कर देता हूं। संप्रभुता या स्वयं की जो प्रभुता होती है, प्रभुता मतलब शासन, यानी स्वयं का शासन, हम किसी दूसरे के शासन या दूसरे के अधीन नहीं है, हम खुद, हमारे देश के मालिक हम खुद हैं, हम खुद शासन चलाते हैं, और वो जो हमें ये जो शक्ति है खुद शासन चलाने की, वह जो शक्ति है उसको बरकरार रखना, उसको तोड़ना नहीं, और इस बात को, ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको अक्षुण्ण बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी है। हम इस तरह के कर्तव्य करते रहें ताकि देश की अखंडता बनी रहे, देश की एकता बनी रहे, और देश की संप्रभुता बनी रहे। और चौथे नंबर का जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि देश की रक्षा, और देश की रक्षा के लिए अगर हमारे देश के द्वारा अगर हमें आह्वान किया जाता है तो देश की सेवा करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। यानी अगर देश में किसी तरह का संकट आता है, जैसे अभी वर्तमान दौर में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या पूरे दुनिया में कोरोना का संकट आया हुआ है, और देश के बहुत सारे नागरिक, बहुत सारी संस्थाएं स्वेच्छा से या देश के आह्वान पर उसको दूर करने के लिए, देश के लोगों की समस्या को दूर करने के लिए एकजुट पड़े हैं, एक दूसरे की सेवा करने के लिए। तो ये भी एक हमारा मौलिक कर्तव्य है, और ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत ही ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो चौथा जो है, चौथे नंबर के ये में आता है कि देश की रक्षा करना, और देश के आह्वान पर राष्ट्र की सेवा करना। ये चौथे नंबर के मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। देश की रक्षा करना और देश के आह्वान, अगर देश आह्वान करता है देश के नागरिकों से कि देश में संकट आया हुआ है, देश की रक्षा करनी है, तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे अपनी सेवा देने के लिए, चाहे वह विदेशी ताकत के द्वारा असुरक्षित महसूस हो, या फिर देश के अंतर्गत किसी तरह का कोई घटना हो, किसी तरह का कोई संकट आए, वैसी परिस्थिति में हम हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि वह हम अपने देश की सेवा में जुट जाएं। की जो मूल कर्तव्य है उसके अंतर्गत आता है कि सभी देश के सभी नागरिकों को, देश के सभी लोगों को सामाजिक समरसता,
बनाए रखने सामाजिक समरसता बनाए रखने में अपना योगदान देना और भ्रातृत्व रखने भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाने भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाने में योगदान करना और महिलाओं महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली निरुत्साहित करना। ये 5वां नंबर का मूल कर्तव्य है कि सामाजिक समरसता बनाए रखना, यानी समाज में किस तरह से भाईचारगी बनी रहे, किसी तरह का कोई द्वेष नहीं फैले, सब एक दूसरे से मिलकर रहें और सामाजिक समरसता को बनाए रखें। भ्रातृत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना, इस तरह से हम रहें, इस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें कि आपस में एक भाईचारगी बनी रहे और मिलजुल कर रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ ऐसी प्रथाएं हमारे देश में, हमारे समाज में व्याप्त होती हैं या मानी जाती हैं जिससे कि महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। तो हम उस तरह के प्रथाओं को रोकने में अपना सहयोग दें। ये मेरा मूल कर्तव्य है कि महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा करें। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं को निरुत्साहित करने संबंधी जो प्रावधान है वह संविधान के किस मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। और भी इससे हमें प्रश्न अलग तोड़कर भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए या भ्रातृत्व की भावना का विकास बनाए रखने के लिए किस मूल कर्तव्य, कितने नंबर के मूल कर्तव्य में इसकी चर्चा की गई है। और छठा नंबर की है, छठे नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसके अंतर्गत आता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना को कह सकते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपराओं को समझना। हम इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे सामाजिक प्रथाएं हैं, ऐसे बातें हैं, हमारे समाज की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, कुछ ऐसी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जो हमारे लिए काफी गौरव के विषय हैं। अगर उन सामाजिक गौरवशाली परंपराओं का अगर हम निर्वहन करते रहेंगे, हमारे संस्कृति में जो उपलब्ध परंपराएं हैं उनको अगर हम मानते रहेंगे तो हमारे देश की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति काफी मजबूत होगी। इसलिए हमें अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को, अपनी जो गौरवशाली परंपराएं हैं उन परंपराओं को हमें समझने की आवश्यकता है और उन्हें मानने की आवश्यकता है। मानना का हमारे लिए वो कर्तव्य है, वो हम उन परंपराओं को मानना। तो ये जो तथ्य हैं, ये जो बातें हैं वह ये छठे नंबर के मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। सातवां नंबर है पर्यावरण की, 7वें नंबर का जो मूल कर्तव्य है वह पर्यावरण की सुरक्षा।
पर्यावरण की सुरक्षा करना, यानी हमारा जो अस्तित्व है वह शुद्ध प्राकृतिक पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। हम तभी तक सही ढंग से जी सकते हैं जब तक हमारा पर्यावरण सुरक्षित है। तो पर्यावरण को बचाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए इसे मूल कर्तव्य के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। अब पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी बात चीजें आती हैं, इसके जितने भी घटक आते हैं, उनको बचाना, उसको संवर्धन करना, उनका विकास करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। अब इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं जंगलों की सुरक्षा करना, जंगलों को बचाना, और इसके साथ साथ हम सुरक्षा एवं संवर्धन भी कर सकते हैं। संवर्धन का मतलब होता है वृद्धि, यानी पर्यावरण को तो हम सुरक्षा करें ही और साथ साथ उनको बचाएं, और उनमें पर्यावरण को और वृद्धि, उसको बचाने के साथ साथ उसकी वृद्धि हम कैसे करें उसके बारे में भी सोचना है। वो भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। जैसे पर्यावरण की सुरक्षा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जंगल को हम कटने से बचाएं, और संवर्धन के अंतर्गत कह सकते हैं कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जल का संवर्धन, जल का सुरक्षा करना, उसको प्रदूषण से बचाना, उसको वृद्धि करने से हम वृद्धि के संबंधित कैसे कर सकते हैं। अब जितने भी हमारे पर्यावरण के घटक हैं, जीव जंतु हैं, उनको क्षरण होने से कैसे बचाएं और उनका संवर्धन कैसे करें। ये 7वें नंबर के मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन। या इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है कि पर्यावरण संबंधित विषय, पर्यावरण सुरक्षा संबंधित विषय संविधान के किस मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। और 8वें नंबर के अंतर्गत हम लोग 8वें नंबर के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, मानववाद का विकास, मानववाद का विकास या संवर्धन, ज्ञानार्जन, तो ये 8वें नंबर के अंतर्गत आता है कि हम किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाएं। कुछ ऐसी बातें होती हैं, अक्सर देखने में आता है समाज में, कि हम बिना सोचे समझे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, कुछ बातों को मान लेते हैं। जैसे कहीं पर कभी हम लोग, आप लोग अपने दैनिक जीवन में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी ने कह दिया कि इस पेड़ पर एक फल पर एक आकृति बन गई। अब लोग बिना सोचे समझे उस पर जाके पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। तो उस पर क्यों हुआ, कैसे हुआ इत्यादि वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, विज्ञान के दृष्टिकोण से उस पर पहुंचे, उसका अध्ययन करें। ये मेरा नैतिक या मौलिक कर्तव्य है। और मानववाद, यानी किस तरह से हम मानव उपयोगी बातें सोचेंगे, यानी मानववाद का विकास कैसे होगा, उस पर ज्ञानार्जन कैसे हासिल करेंगे और उसमें सुधार कैसे हासिल करेंगे। ये 8वें नंबर के मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और 9वां नंबर का जो मूल कर्तव्य है वह सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं उसको हम संवर्धन भी कर सकते हैं। यानी हमारे बीच कुछ ऐसे, हमारे देश कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सार्वजनिक हैं, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। वो किसी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है, वो राष्ट्र की संपत्ति होती है, पूरे जनता की संपत्ति होती है, पूरे देश के हर एक लोगों की संपत्ति होती है। वो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है। तो उन संपत्तियों का हमें सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, वो कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का पालन हमें करना है, वो संवैधानिक कर्तव्य है। और ये इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा किस मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। 10वां नंबर का जो
मूल कर्तव्य है वह 10वें नंबर के मूल कर्तव्य में कह सकते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से ऐसे सामूहिक गतिविधियों का अंजाम दें जिससे कि देश के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र से लेकर के आर्थिक क्षेत्र यानी हर क्षेत्र में उत्कर्ष हो। यानी हम अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक ऐसी गतिविधियां जिससे राष्ट्र, समाज, राष्ट्र एवं समाज का उत्कर्ष हो। यानी हम हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ें। यानी हम ऐसी गतिविधियों को अपनाएं, एक व्यक्तिगत रूप से या एक समूह के रूप में कुछ ऐसी गतिविधियों का अंजाम दें जो हमारे लिए, हमारे हित में हो, हमारे राष्ट्र के हित में हो, हमारे समाज के हित में हो। और उन गतिविधियों को अपनाने से राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र का उत्कर्ष हो, हमारा व्यक्तिगत उत्कर्ष हो, समाज का उत्कर्ष हो, यानी सबों की भलाई हो। तो हमें जो भी हम गतिविधियां अपनाएं वह सोच समझ कर करें। ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है, ये मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है और ये मूल कर्तव्य भी है कि हमारी गतिविधियां वह समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो और समाज को बढ़ाने में हो, राष्ट्र के बढ़ाने में हो। तो ये 10वें नंबर का मूल कर्तव्य है। 11वां नंबर का मूल कर्तव्य जो बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया वो ये है कि हमें अपने माता पिता या अपने संरक्षक या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करना या अपने प्रतिपालकों का, अपने अंतर्गत प्रतिपालक कह सकते हैं कि जैसे हमारे अपने बाल बच्चे हुए उनको शिक्षा प्रदान करना। और इसके अलावे अगर कोई ऐसे बच्चे को हम रखे हुए हैं, उसका पालन पोषण कर रहे हैं, तो उसके प्रति भी हमारा ये मौलिक कर्तव्य है कि उसकी शिक्षा पर भी हम ध्यान दें, उसके जो मूलभूत आवश्यकता हैं उनको भी पूरी करें और उसके विकास में भी हम अपना योगदान प्रदान करें। तो 11वें नंबर के अंतर्गत आता है कि माता पिता या 6 से 14 वर्ष के बालक या बालिका या बच्चों कह सकते हैं, बच्चों या प्रतिपालकों की शिक्षा। ये 11वें नंबर के कर्तव्य पर आता है कि पहली बात आते हैं माता पिता। माता पिता के प्रति हमारा एक कर्तव्य है कि हमारा जो उनके प्रति कर्तव्य बनता है उनका हम पूरी तरह से निर्वहन करें। और माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों का खासकर 6 से 14 वर्ष तक उनकी शिक्षा का समुचित ध्यान देना और अपने बच्चों के अतिरिक्त भी अगर कोई उनके पालन पोषण में है तो उनके शिक्षा का दायित्व भी उनके ऊपर है। और इस तरह से ये 11 मूल कर्तव्यों हमारे संविधान में प्रदत्त हैं और जिनका पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से ये हमारे लिए आवश्यक है। तभी हम अपने देश की सुरक्षा को, देश की अखंडता को, देश की संप्रभुता को बनाए रख सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक और इसके अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए बनते हैं कि अक्सर ये प्रश्न मौलिक कर्तव्य से संबंधित, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य से संबंधित अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं निश्चित तौर पर। इसलिए इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने के बाद इससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं उसको बनाइए। और मैं
फ्रेंड्स, मैं एक बार पुनः दोहराता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भले यह देखने में छोटा हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और अक्सर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इसको आप लोग ध्यान पूर्वक अध्ययन करिएगा और इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं उनको आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। मैं अगले भाग को लेकर जब मैं आऊँगा तो शुरुआत में इससे संबंधित प्रश्नों से ही करूँगा, उसके बाद अगले चरण की शुरुआत करूँगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अध्ययन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और ये जो वर्तमान संकट है उस संकट से उबरने के लिए आप लोग भी अपना योगदान देते रहिएगा। और मैं इन्हीं बातों के साथ आज का पाठ समाप्त करता हूँ।